हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आई एम प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और साथ ही आप सभी रेडी हो जाइए अपने पेन नोटबुक के साथ, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो एक्सरसाइज 5.3 के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हम उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और उसके अलावा आज हम बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं और एग्जाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज। कैश प्राइज आपको यहाँ पर देना है कि स्कूल में कोई फंक्शन है। फंक्शन मीन कि जैसे आपकी ओवरऑल आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस यहाँ पर मिलेगा। सबसे आपको पता है कि सबसे पहले हमें पता है कि उनका सम कितना गिवन है, 700 रुपीज़। इसके अलावा टोटल कितने प्राइस होंगे, 7 रुपीज़। कि मैम 100 कर दे, सबको इक्वली मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इक्वली हमें नहीं करना है। यहाँ पर ये बताया गया कि हर जो प्राइस है उसके प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। मीन अगर प्रीवियस 100 है तो उसके बाद वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 60। तो 20 का एक तरह से डिक्रीजिंग हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा अपनी एपी से जोड़ के देखो, एपी से करेक्टेड करके देखिए कि जो हमें सम गिवन है ये एस की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है। एन हमें कितना गिवन है, यहाँ पर 7 गिवन है, ठीक है, यानी कि 7 स्टूडेंट है, 7 आपको प्राइस देने हैं। उसके अलावा डी आपको गिवन है क्या, हाँ गिवन है 20, बट इज नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव साइन में है ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेस बोला है कि 20 लेस आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर? बढ़े आगे। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चों के पास ये दिक्कत आती है कि मैम हमें सॉल्यूशन आता है बट हमें ये समझ में नहीं आता उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करें। सो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन दोनों वे में कराती हूँ, डायरेक्ट फॉर्म में भी, और क्वेश्चन को किस तरह से डायरेक्ट रिप्रेजेंट करके आपको करना है उस तरह से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया दैट 700 रुपीज इज टू बी यूज फॉर 7 कैश प्राइस। इसके आगे देखो, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन, यानी कि हर जो प्राइस है वो 20 रुपीज लेस है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो इससे हमें पता चलता है दैट डी इज इक्वल टू -20। डी की वैल्यू कितनी है, -20। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट टर्म देखो कितनी है, यहाँ पर हमें नहीं पता तो हम उसको ए अज्यूम कर लेंगे। ए क्यों लिया, मैं मैक्स ले लेते हैं। देखो बेसिकली एक अज्यूम कर सकते हो, लेकिन एपी के बारे में बात करें तो फिर हम ए ही लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गई, ए हो गई। क्लियर? आगे बढ़े। आगे हमें पता है कि इसका सम के बारे में पता है। एस एन क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, या फिर n/2 a + an। नहीं तो एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn = n/2 a + l, जहाँ पर l होती है लास्ट टर्म, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूला का अपने माइंड में एकदम फिट कर लो, यहाँ से आंसर हमारे मिल जाएगा। मतलब यही फॉर्मूलाज यूज है बेसिकली। आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, किस कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस कंडीशन में हमें कोई अदर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? वैल्यू पुट कर दूं। एस एन की वैल्यू कितनी होगी, 700 इज इक्वल टू 7/2। अब ए की जगह मैंने डायरेक्ट ए का ए लिख दिया, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता। तो पहले मुझे ए फाइंड आउट करना है बेसिकली। पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यहाँ पर करना है बाकी के जो प्राइस हैं। इट्स मीन अगर मैं कहूँ कि पूरी एपी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं रॉन्ग हूँ? नहीं, बिल्कुल राइट है। एपी ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एपी के लिए हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। क्या ए हमारे पास है? हाँ है। कहाँ है? नहीं है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। क्या डी हमारे पास है? हाँ बिल्कुल है, हमें गिवन है -20। क्लियर? वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 7 - 1 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -120। नेक्स्ट स्टेप में 7 से ये कट हो जाएगा 100 टाइम, ठीक है। कितने टाइम कट हो जाएगा ये, 100 टाइम। यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 100 इज इक्वल टू a - 60। ट्रांसपोज कर दूं, सो a की वैल्यू आ गई 160। नेगेटिव था, ट्रांसपोजिंग के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़े। अब हमें a पता है, हमें डी भी पता है, ठीक है। डी भी हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ था कि 20 है, ये हमें पता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट इज द प्राइस ऑफ फर्स्ट, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस इक्वल टू 160 रुपीज। सेकंड के बारे में बात करूँ, देखो प्रीवियस से 20 रुपीज कम है, लेस है, देयरफॉर मैंने 160 - 20 किया। थर्ड के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 140 - 20 होगा या नहीं होगा,
होगा। फोर्थ के बारे में बात करूँ तो देखो 120 माइनस 20 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखें तो 100 माइनस 20, इसी तरह से और चलता जाएगा। 6 प्राइज, 7 प्राइज, क्लियर। 8th प्राइज भी निकालो, क्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, 8th प्राइज आपको फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने आपको सम दिया है या फिर मैंने आपको बजट दे दिया कि आपके पास 700 रुपीज है, जाओ शॉपिंग कर लो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 700 रुपीज से आप 750 की शॉपिंग करेंगे? ऐसा मत बोलना ना, डिस्काउंट या सेल चल रही है तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं बता रही हूँ मैं। नॉर्मल कोई थिंग है, आपको 700 रुपीज की है तो वो आप ऑफकोर्स 700 के अंदर ही आपको उसकी शॉपिंग करनी है, 700 तक कर सकते हैं, 750 की नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो, जब आपको बोला है कि भाई 7 कैश प्राइस है तो आप 7 ही फाइंड आउट कीजिएगा, ज्यादा खुशी में कि यार इजी क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, 2-3 मार्क्स मिल गए। 8th प्राइज मत निकाल देना कि ज्यादा निकालेंगे एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो बच्चे ने ज्यादा किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 7th प्राइज निकाले, आगे हम देखेंगे इसके बाद 8th प्राइज नहीं निकालना। अगर क्वेश्चन में ये कहा होता, ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि अगर 7 की जगह 8 स्टूडेंट्स हैं तो हम 8 तक फाइंड आउट करते, या सेम क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाता है कि आप ओनली ऐसे उसकी वैल्यू बताइए कि 5th प्राइज किसे मिलेगा या 5th प्राइज की वैल्यू क्या है, तो ओनली हम A5 की वैल्यू निकालते। कैसे निकाल सकते हैं A5 की वैल्यू? A + 4D करके निकाल सकते थे, D की वैल्यू माइनस हो जाती, A की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, क्लियर। ये बात आगे समझ में, छोटी छोटी बातें हैं बट ऐसी है जहाँ पे मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वापस से इजी क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्कूल की बात चल रही है, कुछ बच्चे हैं उनको प्लांटेशन करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी किया कीजिए। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब स्कूल वालों ने बोला, या स्कूल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्लांटेशन कर रहे हैं, अब आपको हमें क्राइटेरिया देते हैं ऐसे कि जैसे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो उन्हें 1 प्लांट करना है, 1 प्लांट्स को प्लांट करना है, ठीक है, यानी कि 1 प्लांटेशन वो कर सकते हैं। अगर क्लास सेकंड क्लास के हैं तो वो सेकंड प्लांट्स को कर सकते हैं। थर्ड क्लास के लिए 3 प्लांट, फोर्थ क्लास के लिए 4 प्लांट, 12th क्लास के लिए 12 प्लांट, ठीक है। ये हो गया, एक सीक्वेंस फिक्स हो गया। अब उसके बाद वापस से ट्विस्ट हमारे पास आता है। ट्विस्ट कहाँ पर आता है? ये रहा ट्विस्ट, कि देयर आर के बाद ये क्या स्टार्ट हो गया? ट्विस्ट स्टार्ट है, दैट 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो आप मुझे बताओ, क्लास 1 के अगर मैं बात कर रही हूँ, बोल दिया कि क्लास 1 के बच्चे हैं वो 1 प्लांट को प्लांट करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, बट सेक्शन 3 है तो सेक्शन ए बोलेगा नहीं हम करेंगे, सेक्शन बी बोलेगा नहीं हम भी करेंगे, सेक्शन सी कहेगा नहीं हमने क्या बुरा कर दिया, हम भी करेंगे। देयरफॉर अगर देखा जाए तो बेसिकली क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट 3 प्लांट्स को यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, 3 प्लांट्स का प्लांटेशन करेंगे। क्लास सेकंड के देखो, अब सेकंड वाले भी ये बोलेंगे, जब उनको परमिशन दी कि आप 2 प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं, तो सेक्शन ए वाले भी 2 करेंगे, बी के भी 2 प्लांट्स को प्लांटेशन करेंगे, सी वाले भी करेंगे। तो कितने हो गए? 6 हो गए या नहीं हो गए? हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ ट्री दैट आर प्लांटेड ऑफ स्टूडेंट बाय क्लास फर्स्ट। अब वापस इसको समझना, क्लास फर्स्ट वाले 1 कर रहे हैं, क्लास सेकंड वाले 2 कर रहे हैं, क्लास 12th वाले 12 कर रहे हैं, लेकिन अब 1 है, 2 है, 12th है, लेकिन जब 3-3 सेक्शन है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी या नहीं करूंगी? करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज हमारे पास क्या बन जाएगी? देखो 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, इसी तरह से 12 × 3। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये एपी हमारे पास बन गई 3, 6, 9, 12, 36। अब इस एपी से आपको क्या क्या पता है? अब पूछा क्या है पहले तो देखो, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे। तो हमें सबका सम करना है, हमें एस फाइंड आउट करना है, ये हमें पता है। क्या आपके पास ए की वैल्यू है? क्या आपके पास एन की वैल्यू है? हाँ है। क्या आपके पास एन की वैल्यू है? एन भी तो पता है हमें 12, जब 12 क्लासेस हैं, 12 स्टूडेंट है तो 12 ग्रुप हुए या नहीं हुए? हो गए। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका दिख लेते हैं कि hence the number of tree planted by the students is equal to sum of 12 term of OP, यानी कि जितनी भी 12 टर्म है ना AP की, उन सभी का अगर अपन सम कर देंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। SN is equal to n/2 a plus l। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आप L भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है एन और एल दोनों का मीन सेम होता है। एल का मीन लास्ट टर्म, एन का मीन भी वही होता है कि जो एन टर्म पर हमारे पास आती है, एन वी पोजीशन पे जो टर्म आती है वो। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद देखो n/2 12/2, 3 + 36। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 234। तो ये आंसर हमारा फिनिश। क्लियर? देखो कितनी सी स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एमसीक्यू में अगर आता है तो वहाँ कोई आपसे रिप्रेजेंटेशन का नहीं पूछेगा,
कोई नहीं कहेगा कि आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कीजिए या आपने स्टेप कहाँ से लिखी है, आपने टिक किस तरह से अप्लाई किया। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि हम प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन को क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसे इसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग थे तो हम उनके बारे में बात करें। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। एक स्पाइरल है, यानी कि एक स्पाइरल आपके पास बना हुआ है। अब उसके अंदर भी चलो पहले स्पाइरल बना लेते हैं। ये देखो एक स्पाइरल बना हुआ है, क्लियर। यहाँ पे उन्होंने कहा है, यहाँ पे अलग अलग सबके सेंटर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी धीरे धीरे, कि 2 पॉइंट है ए एंड बी, क्लियर। तो कहाँ पे बनेंगे, देखो 2 पॉइंट, एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट बी, क्लियर। ये सबको समझ में आ गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ पर है। अब इसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार आप क्या कर रहे हो, पॉइंट ए को आप सेंटर लेके सर्किल बना रहे हो, हाफ सर्किल मीन सेमी सर्किल। तो एक बार पॉइंट ए को लेकर आपने सेमी सर्किल बनाया, तो देखो इस तरह से बना दिया, ये फर्स्ट सेमी सर्किल हो गया। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 के बारे में बात करूं, R1 अगर मैं कहूं तो वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी कि जो ये इतनी सी डिस्टेंस आ रही है 0.5 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं कह रही हूँ आपसे कि वापस उन्होंने बोला कि एक बार हम बी को सेंटर लेते हैं, तो देखो बी को सेंटर लिया, ठीक है, बी को सेंटर लेके जो अपन यहाँ से सर्किल बना देंगे वो सेकंड सेमी सर्किल हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब इसके लिए सेंटर क्या है, बी। अब R2 यानी कि सेकंड के लिए रेडियस हमारे पास कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर। ये हम 1 ही लिख देते ना, पॉइंट में थे बाकी सारे, इसलिए अपन ने पॉइंट में लिखा। थर्ड के बारे में बात करें, थर्ड के लिए सेंटर वापस से ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ए पे रख के अगर अपन इस तरह से सेंटर बनाएंगे तो ये वापस हमारे पास सेमी सर्किल बन गया। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर R3, ठीक है, R3 आप लिख सकते हैं कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो फोर्थ के लिए भी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब फोर्थ के लिए किसको सेंटर लेना है, एक बार ए को लो, एक बार बी को सेंटर अज्यूम करो। बी को सेंटर अज्यूम करके हमने सर्किल बना दिया, हो गया फोर्थ सेमी सर्किल। सिमिलरली बन जाएगा हमारे पास वापस से ए को सेंटर लेकर 6 सेमी सर्किल, फिफ्थ सेमी सर्किल, ये लास्ट हो जाएगा हमारे पास 6 सेमी सर्किल, ठीक है। अब इसी तरह से ये आगे सो ऑन कंटिन्यू चलता ही चला जाएगा। ये बात आगे समझ में। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक स्पाइरल इस तरह से बन रहा है, क्लियर। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ जो बनाने में आपको लगा टोटल लेंथ क्या है। अब लेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका, क्या मैं इसकी यहाँ पर सर्कमफ्रेंसेस फाइंड आउट कर लूँ। सर्कमफ्रेंसेस बोले, पेरीमीटर बोले, वैसे सर्किल के लिए हम सर्कमफ्रेंसेस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, क्या मैं वो फाइंड आउट कर लूँ। तो एक बार इस छोटे वाले 1 सेमी सर्किल की, एक बार 2 की, एक बार 3 की, एक बार 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, इस तरह से कर लेंगे। अब सर्किल की सर्कमफ्रेंसेस होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल की कितनी होगी, पाई आर, क्लियर है भाई, हाफ है तो उसकी हाफ हो जाएगी। जैसे अपन निकालेंगे सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐसे निकालना और ऐड करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर अब अपन क्या करें, तो अपन एक सीरीज बनाएंगे, यहाँ पे मीन एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे, जो किस फॉर्म में होगी, इनके सर्कमफ्रेंसेस की फॉर्म में होगी। फिर अपन उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो करें इसको सॉल्व। तो देखो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर पॉइंट ए हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट बी अपन यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें बताए। अब इसके बाद देखो वापस से वही जो मैंने बता दिया था वही वर्क करना है कि लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, ये भी हमें वैल्यू गिवन है दैट 13 है, सो n इज इक्वल टू 13। पहली बात यहाँ से पता चल गई है 13 से, ठीक है, कि n की वैल्यू कितनी है 13, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, ये मैंने बना ली यहाँ पर देखो एक सीरीज, मतलब बेसिकली हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, क्लियर। यही है इसका सम का मतलब, यही होता है। देखो पाई आर, वापस से पाई आर, पाई आर, पाई आर और वापस से पाई आर, कि मैम लास्ट में आपने ये डायरेक्ट 6.5 कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, ऐसा कैसे आप रॉन्ग कर रहे हो। रॉन्ग नहीं कर रहे, आप ध्यान से देखो, हर किसी में 0.5 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो यहाँ पर 0.5 है, सेकंड की बात करूंगी तो 0.5 मल्टीप्लाई 2, थर्ड की बात करूंगी तो 0.5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से जैसे मैं 13 पे आऊंगी तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13 होगा या नहीं होगा। आप चाहो तो ऐसे यहाँ से अज्यूम कर लो, ये 0.5, ये फिर ये, इस तरह से आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 6.5। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 0.5, क्लियर। आगे बढ़े। अब ये क्या बन गई, देखो अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूं तो ये क्या बन गई, आपके पास एक एपी बनी या नहीं बनी, बन गई। बट इसको और अपन सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, मैंने पाई कॉमन लिया, मल्टीप्लाई 0.5 भी कॉमन लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि 0.5 हर एक डिजिट में है। जैसे ही 0.5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। अरे 1 का मतलब क्या है, जब पूरी डिजिट आपने ले ली तो 1 ही तो बचेगा,
यहाँ से देखो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.0 ही तो आएगा। यहाँ पर देखो क्या बच गया आपके पास 3, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5। इसी तरह से यहाँ 13 बच गया। अब आप ध्यान से देखो, वैसे तो इसका सम करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एपी पढ़ रहे हैं, अगर हम एपी नहीं पढ़ रहे होते तो आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, आप उससे डायरेक्ट इनका सम निकाल सकते हैं। बट हम एपी पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका भी यूज करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो एपी अगर मैं लगाती हूँ तो देखो यहाँ पे n/2, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, मैंने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया, मैंने a प्लस an वाला नहीं लगाया, मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। a की वैल्यू है 1, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, आ गया 14, 2 से कट हो जाएगा 7 टाइम। अब इस 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, देखो ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 143 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो मैंने किया ना, बेसिकली एक्स्ट्रा वर्क है, नहीं करते तो भी रॉन्ग नहीं होता, आपका आंसर राइट होता। लेकिन जब एपी पढ़ रहे हो, हमें पता है कि यार ये क्वेश्चन एपी का है तो एपी का यूज करना तो जरूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप यहाँ पे बाउंडेशन फ्री हो। यहाँ पर आप एक ऑप्शन और लगा सकते हैं कि आप जैसे इसका सम करते हैं ना, तो मान लो कोई स्टूडेंट एपी का फॉर्मूला भूल गया, अब हम क्या करें, हम तो फॉर्मूला ही भूल गए, कुछ नहीं, डायरेक्ट सम कर दो। नॉर्मल 13 जो डिजिट है 13 का सम तो अपन कर सकते हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। या फिर आप चाहें कि ये वाला फॉर्मूला नहीं तो आप ऐसे लगा सकते हैं n/2 a प्लस an, तब भी आपका आंसर सेम आता। देखो 3 ऑप्शन बता दिए मैंने, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद हो, आप वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में। देखो इतना सा क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बड़े, उनके आंसर या उनके सॉल्यूशन छोटे हैं। और प्रीवियस में अपने पढ़े थे क्वेश्चन कितने थे, ओनली 1 लाइन के, और सॉल्यूशन में हमें कितना टाइम लग गया था। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, दैट 20 लॉक्स आर स्टॉक, यानी कि लॉक्स जो अपने ट्रीज होते हैं उनको जब कट कर दिया जाता है तो वो जो बच जाते हैं तो वो लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये आप सब अच्छे से जानते ही हैं। आर स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि एक तरीका है यहाँ पर बता हुआ है। जैसे कि अगर मैं लॉक्स का डायग्राम बताऊँ तो देखो इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मैनर बता रखा है कि मैनर क्या है कि फर्स्ट रो में 20 आ जाएंगे, बॉटम से बता रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको ऊपर से अरेंज करेंगे, पहली रो वहाँ हो गई, सेकंड रो वहाँ हो गई, थर्ड रो, ऐसा तो होता नहीं है, बॉटम से हम अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट रो में हो जाएंगे 20, सेकंड में हो जाएंगे 90, थर्ड में हो जाएंगे 18। क्लियर, तो जैसे कि अगर हम इसको अज्यूम करें कि मान लीजिए ये हमारा लैंड है या कुछ भी है, तो ये फर्स्ट रो हमारे पास हो गई जिसमें हमने कितने वो लिख दिए 20, सेकंड रो को वापस अपन ने अरेंज कर दिया जिसमें कितने हो गए 90, थर्ड रो में हो गए 18, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ आपको, फर्स्ट रो थी तो 20, सेकंड रो थी देयरफॉर 19, एंड जो थर्ड थी इसमें 18। अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन में क्या करना है। पहली बात भाई, ये सब तो हो गई बात की बात है, क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा है कि जो टॉप पर आप ना कितने लॉक्स होंगे ये बताओ, दैट हाउ मेनी लॉक्स, कितने लॉक्स हो सकते हैं जो टॉप पर होंगे, ठीक है। सोचे इसके बारे में, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि टोटल 200 लॉक्स है, तो हमें एस एन की वैल्यू पता है, यानी कि जो सम है वो कितना है 200 है, क्लियर। उसके बाद हमें एन भी पता है, अब एन ही तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। ए पता है, अगर मैं इसको ए पी मान लूँ तो ए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डी कितना है -1, ए पता है, डी पता है, अब एन ही तो निकालना है, नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ लॉक्स स्टॉक्ड इन द ईच रो, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बन गई 20 90, ये बन गई एपी। इजी क्वेश्चन है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे इसको। वापस से नंबर ऑफ रो हमें दिया, सॉरी स्टॉक्स दिया, लॉक्स के बारे में हमें बताया था, एसएन हमें पता है, तो फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो रट गया होगा आप सबके माइंड में फॉर्मूला, कि या नहीं रटा अभी भी, रट गए होंगे ना अब तो इसको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतनी बार तो मैंने बोल दिया होगा कि शायद आपने खुद ने लर्न भी नहीं किया ना इसे, आपने सिर्फ लेक्चर सुना है ना, तब भी आपके माइंड में फीड हो गया होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन का है, ए एन का नहीं, ये ध्यान रखना। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज जैसे ही पुट करी, अब एन नहीं पता, एन ही तो हमें फाइंड आउट करना है। देखो 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, और एन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई क्या है कि इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर निकालने लगा दो फैक्टराइजेशन मेथड। कौन मना कर रहा है, वो इतना अच्छे से सिखाया मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड कि मैम हमें नहीं आता तो और कुछ लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, यानी कि 25 एंड 16 जब आप इनको ऐड करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो ऐड करने पर आ रहा है -41, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 400, तो हमारा काम बन रहा है। यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ गया,
n-25, यहाँ से -16 आ गया n-25, क्लियर। अब ये बन गया हमारे पास 2 ब्रैकेट्स। अब हमारा वर्क है दैट वी हैव टू सॉल्व दिस 2 ब्रैकेट्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन दैट n-25 इज इक्वल टू 0 एंड इन सेकंड कंडीशन n-16 इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो n की वैल्यू आ गई 25 एंड 16। अब n की 2 वैल्यूज आई है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास n की एक नेगेटिव वैल्यू आती थी, therefore we can neglect one value, but in this question the 2 values are positive, therefore we can't neglect them. So अब हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन की अगर n की वैल्यू कितनी है 25, n की वैल्यू 25 है तो देखो a25 कितना हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जो टॉप रो है, लास्ट रो है, उसमें कितने हैं, तो जितनी रो बनाओगे आप तो उसी की तो वैल्यू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर a25 फाइंड आउट किया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी -4। ये लो, हो गया रिजेक्शन, ठीक है। क्या लॉग्स की का भी नंबर या वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, कि मैंने उसके अंदर -4 वैल्यू रखी है या मैंने -4 लॉग्स वहां पर अप्लाई कर दिए, वहां रखे हैं, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हमें पता है कि n इज इक्वल टू -25 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। और उसके बाद n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो हमसे क्योंकि उन्होंने दोनों बातें पूछी थी कि जो टॉप रो है यानी कि 16 रो बनेगी टोटल, तो टॉप रो पर कितने लॉग्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कितने रख सकते हैं, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 5, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से आप इसको समझना। क्वेश्चन एक्चुअल में बड़ा अच्छा है, एग्जाम में भी आ सकता है, अगर एग्जामिनर देना चाहे तो उसको, अगर टाइपिंग में कि नहीं चलो टाइप कर लेते इतना सारा क्वेश्चन, एग्जामिनर देना चाहे तो दे सकता है और आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन इजी है, बस कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है यहाँ पे। हम क्या गलती कर देते हैं, हम हो सकता है आंसर यहाँ पे लीव करके आ जाते हैं कि n की वैल्यू आ गई 25 एंड 16, हो गया हमारा काम, बट ये हमें नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अब बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगी इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं कराऊंगी, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं। एक पोटैटो रेस है, एक बकेट रखी हुई है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर एक ये प्लेस बना दिया, यहाँ पर हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, अज्यूम कर लेना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पोटैटोज रखे हुए हैं और उनकी जो डिस्टेंस अगर हम बात करें वो 3 है, उनके बीच की डिस्टेंस है 3, ठीक है। इसी तरह से काफी सारे पोटैटोज रखे हुए, आई थिंक 10 पोटैटोज रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें नंबर्स भी पता है। फर्स्ट वाला जो है इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, सेकंड की 3 मीटर, थर्ड में फिर 3 मीटर, 3 मीटर। अब एक पर्सन है, ठीक है, वो भाई रेस है तो ऑफ कोर्स उन्हें पोटैटो रेस है तो पोटैटोज कलेक्ट करने हैं, देखा होगा आपने, और भी काफी सारी रेसेस होती है। वो पर्सन यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पर गया, उन्होंने पोटैटो पिक किया, वापस से आ गए। तो अगर मैं फर्स्ट रो के बारे में बात करूँ तो देखो उन्होंने 2 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं की, करिए। एक बार तो आए, एक बार गए, तो फर्स्ट टाइम में कितना हो गया, 5 × 2 कर दूं, क्लियर। वापस से अब यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो अब देखो यहाँ थोड़ी जाएंगे, वो आगे जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5 + 3 मीन 8 हो गए कि नहीं हो गए। तो सेकंड वाली अगर मैं उन्होंने टर्न के बारे में बात करूँ तो सेकंड वाले में कितने हो गए, 5 + 3 यानी कि 8 × 2, क्योंकि जाएगा तो आएगा भी तो सही, ऐसा तो है नहीं कि वही रह गए, वापस आना भी तो है। सिमिलरली इस तरह से आपके पास एपी बनेगी या नहीं बनेगी, बन जाएगी। बस एपी बनी, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस पूछी है, टोटल आ जाए तो मतलब एसएन पूछा गया है, टोटल आ जाए एसएन पूछा है तो एसएन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली एक्सरसाइज खत्म होती है, फाइनली आज फिनिश हो गई। हमारा लेक्चर भी बड़ी जल्दी फिनिश हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, कभी किसी एग्जाम में आए हैं, कभी काफी बहुत पुराने क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फॉर्म होते हैं। So the first question is, if the common difference of an AP, common difference given है, okay, so हमें given है that D is equal to 3, then we have to find the value of A20 minus A15. So A20 minus A15, okay, क्या आपको उसका वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, A + 19D माइनस, अब ब्रैकेट लगा देना क्योंकि नेगेटिव साइन है वरना गलती कर सकते हैं हम, ठीक है, A + 14D, A + 19D माइनस A - 14D, ठीक है, 9 नहीं है, ये A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो कितना बच जाएगा, 5D। अब D की वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू कितनी थी अपने पास थी, D की वैल्यू 3 थी, कितना आ गया 15, बस हो गया सॉल्यूशन। देखो इजी, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो, आपको पता है, पहले आप उसको लिखिए, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको देखो डी पता है,
ठीक है, आप चाहें तो डी वाली वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, या कोई और वैल्यू भी आपको गिवन होगी तो वहाँ से ए निकल जाएगा, अगर गिवन होती तो एन निकल जाता, कुछ भी आप करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के एंड से आपको ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है। अब देखो एन की वैल्यू गिवन है क्या, ठीक है, कौन सी 7, तो एन की वैल्यू अपन ने लिख दी एन इज इक्वल टू 7। अब एन टर्म से अगर निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सो जो भी आपके पास टर्म है, अगर मैं A7 बोलूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। A7 हमें फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू पता है क्या, देखो एल उसकी लास्ट टर्म है, सो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 49 माइनस एन कितना हो जाएगा 7 माइनस 1। अब बात करते हैं डी के लिए। डी देखो कितना है 3, बिल्कुल हो गया 3, तो ये लो डी की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 कैसे फाइंड किया अपन ने, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, A2 माइनस 7 यही तो करते हैं डी के लिए, ठीक है। अब वैल्यू आप पुट कर दो, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3, 49 माइनस 18, सब्ट्रैक्ट किया अपन ने तो हो जाएगा 131। तो बस आगे लास्ट से अपन 7 टर्म की अगर बात करें, मतलब अपन उस साइड से चल रहे हैं, लास्ट टर्म से चल रहे हैं, तो हमारे पास 7 टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखो माइनस में हम 31 हमारे पास यहाँ पर 7 टर्म आ जाएगी। क्लियर। अब बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी मिलता है, वहां पर आपको क्या बताया जाएगा, दैट आप इसे ए अज्यूम कर लीजिए। क्लियर। तो फिर आपका जो डी है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड आउट करना है, यानी कि आपके पास एन की वैल्यू आ गई 7, लेकिन जो आपका डी है वो डी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। फिर कैसा हो जाएगा डी, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर करो, ए की जगह मैंने ये लास्ट वाली टर्म थी तो मैंने एल ले लिया, ठीक है। अब डी की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, तो देखो यहाँ पर माइनस डी होगा कि नहीं होगा, तो ये बन जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला इससे फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, देखो सेम बना या नहीं बना, बन गया। सो फॉर्मूला वही है, अगर आप लास्ट से चलते हैं, लास्ट टर्म से अगर आप चलते हैं तो डी आपका चेंज हो जाता है, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हमने डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज यहाँ पर लिख रखा है, मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वापस से वही कॉम्प्लिकेशंस आती है। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। देखो मल्टीपल ऑफ 11 के बारे में अगर बात किया जाता, स्टार्टिंग टर्म अपन ले लेते 11, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी दैट 3 डिजिट नेचुरल नंबर 3 डिजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट देखो 110 होगी या नहीं होगी, होगी। और अगर मैं लास्ट के बारे में बात करती हूँ तो लास्ट देखो 990 होगी कि नहीं, 990 होगी या नहीं होगी, होगी। क्योंकि हम 999 ले लो, वो 11 से मल्टीप्लाई होती है क्या, नहीं होती। 991 वो भी नहीं होगा, 990 ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता है कि ए की वैल्यू पता है क्या है 110, आप चाहे तो बाकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, पहले एन निकालना है, एन निकालने के बाद आपको एस एन निकालना है। एन नहीं पता है हमें। डी की वैल्यू पता है क्या, हाँ डी तो पता है 11 है, ठीक है। लास्ट टर्म आपको पता है एन कितना होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, इसकी हो जाएगी 990 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 110 प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 11। देखो जब इसको अपन ट्रांसपोज करते हैं, पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिंग के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 880 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 11 मल्टीप्लाई में चल रहा है। 11 को इधर ले आओ तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 टाइम, 80 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81। ये आपको एन की वैल्यू मिल गई, एन आपको पता चल गया। तो क्या आप एस एन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। एस एन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, कि मैम ए एन क्यों लिख दिया, अब आपने फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। भाई मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करी, देखो ना जब लास्ट टाइम पता है तो यूज करो उसे, जो चीज पता ही नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते, बट पता है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से करके आप वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसकी जगह कोई और वैल्यू आ जाती ना तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। विच टर्म ऑफ एन एपी इज -18 ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या ऐसी कोई टर्म है जो जीरो है, आप देखते हैं है या नहीं, हमें नहीं पता। सबसे पहले उन्होंने जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है, ए इज इक्वल टू 21, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, अब डी में ध्यान रखना, ठीक है। हम क्या गलती करते हैं, 21 माइनस 18 कर देते हैं, बट डी क्या होगा A2 माइनस A1, तो डी हमारे पास हो जाएगा -3। ये ध्यान रखने वाली बात है, जल्दी जल्दी में हम डी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, बट पॉजिटिव
नहीं लेनी है, ठीक है। डी आ गया हमारे पास। अब इसके बाद और हमें पता है क्या, नहीं पता। एन हमें फाइंड आउट करना है पहली बात तो। एन हमें पता है कि 81 है, माइनस 81, तो सबसे पहले लगा दे फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हो गई माइनस 81 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता है, हाँ बिल्कुल पता है -3। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको अपन ने ट्रांसपोज किया तो कितना -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, और ये हो जाएगा n माइनस 1, 1 1 2, 8 इंटू कितना हो जाएगा 10, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से यह कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा 34 टाइम, n माइनस 1, सो n की वैल्यू आ गई 35। मतलब 35 टर्म ऐसी है, मतलब 35 नंबर वाली 35th टर्म ऐसी है हमारे पास जिसकी वैल्यू -18 है। अब उन्हें देखना है कि बताओ क्या कोई टर्म 0 भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम फाइंड कर रहे हैं। तो मान लिया कि जो टर्म है आपके पास कि n इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला बड़े अच्छे से जानते हैं, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, वैल्यू पुट कर दे, a की वैल्यू देखो कितनी है 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज कर दे, सो n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -21। अब माइनस से माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 टाइम कट हो जाएगा, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि 8th टर्म हमारे पास ऐसी होगी कि जिसकी वैल्यू 0 है। अब कि मैम अगर ये तो आपने कह दिया कि 0 है, अगर 0 नहीं होती तो क्या होता, तो n की वैल्यू आपके पास या तो नेगेटिव आ जाती, या फिर n की वैल्यू आपके पास पॉइंट में आ जाती, डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती। इस कंडीशन में हम कह सकते थे कि यार n की तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है तो ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्लियर, मैं पहले कह रही हूँ ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं और बोला भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट 24 टर्म के बारे में बात करनी है, उनका सम निकालना है। बेसिकली आपको S24 निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होता है, सबसे पहले तो मुझे पता है 24/2 n/2 a प्लस a24, ठीक है। a निकाल लूँ, a निकालने के लिए मुझे यहाँ पर गिवन है an की वैल्यू क्या है 3 + 2n, सो an, अब मैं 1 लिख रही हूँ तो a1 लिखना, 3 + 2 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से क्या मैं A24 नहीं निकाल सकती, निकाल सकते हैं। तो 24 है तो वैल्यू 24 पुट करना, 3 + 2 24, तो कितना हो जाएगा 51। भाई 48 में 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा 51 ही तो होगा। जब ये पता चल गया तो S24 निकालने में कहाँ प्रॉब्लम आती है। ये हो जाएगा 12, वैल्यू हो जाएगी 5 + 51, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्लियर, वैल्यू ही तो पुट करिए मैंने इक्वेशन में। देखो 1 2 3 4 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 5 से ज्यादा स्टेप भी नहीं लग रही है हमारे पास। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना था, वहां पर आपको एन दिया है। एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा जहाँ पे वो आपको एसएन देंगे, मतलब सम देंगे, तो सम में आपको कुछ चेंजेस हैं उनको ध्यान रखना होता है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A4 गिवन है, हो गया, चलो A4 इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये गिवन है। अब इसको क्या मैं एक्सप्लेन करके लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ A + 3D इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली गिवन है दैट 5th and 7th टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एपी। सो सबसे पहले मैंने लिखा A5 + A7 इज इक्वल टू 24 गिवन है। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसको मैं वैल्यू पुट कर दूं, क्या लिखते हैं इसको, A + 4D + A + 6D इज इक्वल टू 24, A + A 2A + 10D इज इक्वल टू 24, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो A + 5D इज इक्वल टू 12 हो गया, नहीं हो गया, हो गया, ये बन गया इक्वेशन 2। अब बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं ना। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, इक्वेशन 2 - 1 कर देती हूँ, तो मैं 1 - 2 कर दे, आपकी इच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सिखा रखा है सब आपको एलिमिनेशन मेथड में, 1 - 2 इक्वेशन भी ले सकते हैं, 2 - 1 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंसर में यहाँ चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों साइड नेगेटिव आ जाएगा, कभी दोनों साइड पॉजिटिव, तो आंसर सेम रहेंगे। बेसिकली हमने लिखा A + 5D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे था A + 3D इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, एक साइन सेम है, कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5, ये D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। क्लियर, देखो क्या करना था आप क्वेश्चन में, वैसे कंफ्यूजन वाला था कि यार सम दे दिया और कुछ तो दिया ही नहीं, अब हम कैसे फाइंड करें। जो आपको पता है उसी को यूटिलाइज करो,
हमें पता है कि यार ये वैल्यू गिवन है तो उसी को यूज करो, और बाकी वैल्यूज के बारे में सोचना ही क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है तो अच्छे से देखिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 एंड 332। तो फर्स्ट टर्म दे दी, ठीक है, ये हो गया ए 17। लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, एन पता है, मुझे नंबर्स के बारे में अभी नहीं पता, नंबर हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको निकालना है। कितना है 332। डी पता है, डी हो गया 9। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सम के बारे में कहीं बात नहीं है तो एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो जाएगा 332 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हो गई 17, एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करो, एन की वैल्यू आ जाएगी। बस देखो इजी क्वेश्चन है, बस जो पता है ना उनका यूज करना सीख लो। ये पता होना चाहिए कि इसमें कंसेप्ट्स क्या अप्लाई हो रहे हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। लिखा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखना 117 माइनस 121 करना है, उल्टा मत कर देना क्योंकि ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इनको सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा 17, 4 हो जाएगा यहाँ पर, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 बट नेगेटिव। डी की वैल्यू आ गई। अब हमसे उन्होंने क्या पूछा है कि बताओ कौन सी टर्म होगी जो कि पहली नेगेटिव टर्म है, हमें नहीं पता, तो मान लो कि वो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। क्लियर, अब एन हमें निकालना है। एन अगर मैं निकालूं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता, होता है। ए की वैल्यू कितनी है 121, एन की वैल्यू पता है, नहीं पता, ये कितना है 4 माइनस 4, ध्यान रखना इस माइनस का। ठीक है, 121 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 माइनस 4n, ये बन जाएगा 125 माइनस 4n। अब हमें ये पता करना है हमें ये पता करना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो टर्म है आपकी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला इसको थोड़ा ट्रांसपोज करो, सॉल्व करो, तो उसको मैं नहीं बता रही हूँ, इजी वे बता देती हूँ आपको मैं। आपको क्या करना है, एन की वैल्यू रख के देखो। अब आप खुद सोचो, अगर आप एन की वैल्यू 20 रखते हो तो इसकी वैल्यू 4 की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 80, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही नहीं। एन की वैल्यू 25 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 100, तो बनेगा 125 माइनस 100, ये भी हमारे काम का नहीं है। 30 रख दूं तो कितना बन जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 4 120 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 125 है, हाँ बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 31 रखें तो कितना हो जाएगा 124 तो 124 तो यहाँ पर नहीं है, पास में आ रहा है, यानी कि 32 अगर मैं रख देती हूँ, इफ n इज इक्वल टू 32, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, देन 125 माइनस 4n इज लेस देन 0, तो ये पूरा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 32 नंबर वाली जो टर्म है वो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में, फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखो, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे से इनको ध्यान देना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन टू टेक देयर सम एज 0, तो उनका सम क्या होना चाहिए 0। हाउ मेनी टर्म, एन की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो एस एन है वो कितना है 0, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू पता है 18, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 18, सो माइनस 2, वैल्यू पुट कर दे। एन पता है क्या, नहीं पता तो अपन अब नॉर्मल फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो। अब एस एन कितना होना चाहिए 0, एन बाई 2a कितने अपन यहाँ पे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -2, मैं ट्रांसपोज कर दूं, 2 को ट्रांसपोज कर दे चाहे तो यहाँ पर हट जाएगा, या रहने देते हैं, अगर कुछ कॉमन आया देखो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n अपॉन 2 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 36 माइनस, इसको अपन ने सोल्व किया तो -2n प्लस 2। बेसिकली इसको सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ, निकाल सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेटली 0 कर लो, वो कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना, कितनी बार तो सिखा रखा है आपको, बस वही आपको यहाँ पर करना है, बस एक गलती मत करना। चलो मिस्टेक भी बता देती हूँ मैं, बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ से मैंने लिखा 0 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लिया, पूरा लिख लेते हैं, चलो पहले ये अपन ने लिख दिया 36 एंड 2 कितना हो जाएगा 38 माइनस 2n, और ये हो गया अपॉन में 2, पूरा बता देती हूँ मैं ताकि जो मिस्टेक हम करते हैं वो हम ना करें। 0 इज इक्वल टू n हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 माइनस n। तो पता है हम क्या गलती कर देते हैं
कि यार इसको ट्रांसपोज कर दिया, n इज इक्वल टू, n को तो हटा दो यहाँ से, कि ये n को तो हटा ही दिया मैंने, इधर ट्रांसपोज कर दिया, वैल्यू आ गई डायरेक्ट n की वैल्यू 19, जो कि सही भी है, लेकिन हर कंडीशन में सही नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये जो मैंने स्टेप करने जा रही थी ना कि n की वैल्यू n को 0 के इक्वल कर दो, n को हटा दो, तो वो आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना इस बात को, मैंने यहाँ पर रॉन्ग किया है कि अगर आप डायरेक्ट में n को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देती हूँ कि मैंने ट्रांसपोज किया, ऐसा नहीं होता। आपके पास क्या आएंगे, n की वैल्यू 2 आएगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी 19। तो आपको ये बताना है कि n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। लेकिन ये मिस्टेक मत करना कि n को आप ट्रांसपोज कर दो कि 0 की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, काम खत्म, हमारे पास n की ओनली एक ही वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जितने वेरिएबल की पावर होती है उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, एज ए होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो सम वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। सम आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है, क्या करना है आपको, SN आपको गिवन है ये, तो आप एक बार n की वैल्यू रखेंगे तो S1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो S2 आएगा, फिर वहां से A और D की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी। रिकॉल करो प्रीवियस लेक्चर, पूरा मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, फिर जो हमसे पूछा जाए वहां पे वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एज ए होमवर्क मैंने यहाँ पर रखे हैं। ऑब्टेन द सम ऑफ 56 टर्म ऑफ एन AP हुज 19 एंड 38 टर्म आर 52 एंड 148। अब ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था या नहीं किया था। 19 टर्म है तो क्या बन जाएगा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, यहाँ से 38 है तो क्या बन जाएगा, a प्लस 37d इज इक्वल टू 148। ए और डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 56 है, सम नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। सो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप इनको ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से आप फिट कर लो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, एक AP की सेकेंड एंड फोर्थ टर्म है तो वो कितनी है, 12 एंड 20। अब ये भी कर सकते हैं, सेकेंड टर्म बोला है यानी कि a प्लस डी 12, फोर्थ टर्म है यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, तो हमें क्या बेसिकली फाइंड करना है, S25 क्या होता है, n/2 a प्लस n वाला फॉर्मूला लगा दें या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S25 या SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो आपके पास वो वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें a25 की वैल्यू नहीं पता, देयरफॉर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब a और d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया है, चलो सब्ट्रैक्ट भी अपन कर देते हैं, ऐसे a कैंसिल ही हो गया, -2d इज इक्वल टू -8, तो d की वैल्यू आ गई 4। d पता है तो a कितना होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 8, बस a आ गया, d आ गया, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर, ये बातें आगे समझ में आपको अच्छे से। अब ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और फाइनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो AP था, हम प्रीवियस 4 लेक्चर से उसको पढ़ रहे थे, आज कंप्लीट होता है। इसका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया हो या उसके बारे में बात नहीं की, पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब एग्जाम में हमारे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए सारे, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी, वो आपके हाथ में। अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स ऑफकोर्स अच्छे आएंगे। चैप्टर इजी है तो इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांस मत रखना, क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि कुछ चैप्टर्स आगे ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। बट ये चैप्टर्स ऐसे हैं, 3 फॉर्मूले में हमने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, ओनली 3 फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए, फुली चैप्टर हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो देखो इससे इजी चैप्टर तो आई डोंट थिंक कि कुछ और हो सकता है। करना कुछ नहीं है, जो गिवन है पहले उसको लिखो, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लिखो और देखो कि दोनों से रिलेट करता हुआ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आप सभी एक न्यू एनर्जी के साथ मिलिएगा, अच्छे अच्छे नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच।